Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statements are true? Statement 1 is given as rate law is an experimental fact, while law of mass action is a theoretical proposal. Statement 2 is given rate law is more informative than law of mass action for the development of mechanism. Statement 3 is given rate law is always different from the expression of law of mass action. Choose the correct option. Option A is 1 and 3, option B is 3 and 2, option C is 1 and 2, option D is all of these. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that suppose a reaction is happening like this, A plus B is giving you the product as CC plus DD. तो यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था? लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है किसी टाइम पे टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी अगर पावर हम लेंगे और रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे इक्वल्स टू होता है एक कांस्टेंट के, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं. तो दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन. और रेट लॉ जो होता है वो ये हमें बताता है कि जो रेट है किसी भी रिएक्शन की वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड कर रही है. तो अगर एक्सपेरिमेंट से हमें इस तरह से रेट लॉ मिला है कि के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई, यानी कि जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो होगा x प्लस वाई. तो इस तरह से जो ए की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर x पे डिपेंड करती है रेट, और बी टू द पावर y पे डिपेंड करती है. यहाँ पे x और y जो है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी है, और ए x और y जो है वो a और b के इक्वल हो भी सकते हैं. x मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू a. तो कोई स्टोइकियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है उसके बराबर ऑर्डर हो भी सकता है और नहीं भी होता है. तो ये जो है वो डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी होती है. लाइकवाइज जो y है वो मे और मे नॉट बी इक्वल टू b होता है. तो ये होता है हमारा रेट लॉ. तो रेट लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो हमें दोनों का रेशो कांस्टेंट होता है ये बताता है. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो जो पहला हमें स्टेटमेंट दिया है उसमें लिखा है रेट लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है. तो ये एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ही हम डिटरमाइन करते हैं कि किस रिएक्टेंट पे किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन जो है रेट जो है वो डिपेंड करेगी. और लॉ ऑफ मास एक्शन जो है एक थियोरेटिकल प्रपोजल है, उसके अकॉर्डिंग रेशियो जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए किसी भी टाइम पे, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं. तो ये हमारा हो गया थियोरेटिकल प्रपोजल. तो इसका मतलब ये है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. और सेकेंड में हमें दिया है दैट रेट लॉ इज मोर इंफॉर्मेटिव. ये भी एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि रेट लॉ में हमें ये बताया है कि जो रेट है वो किस तरह पे कॉन्सेंट्रेशन ए पे किस तरह से डिपेंड कर रही है, और जो दूसरा रिएक्टेंट है बी उसके ऊपर किस तरह से डिपेंड कर रही है. तो ये एक्सपेरिमेंट करके हमने जानकारी प्राप्त करी है. तो जो रेट लॉ है वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर. जो रेट है वो किस तरह से डिपेंड करेगी और फर्दर हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं अगर हमें रेट बढ़ानी है या कम करनी है, तो उससे हम क्या क्या फायदा ले सकते हैं. जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन से हमें इतनी ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, क्योंकि दिस इज जस्ट अ रेशियो ऑफ समथिंग विच इज केप्ट कांस्टेंट, विच रिमेन्स कांस्टेंट. तो मैकेनिज्म अगर हमें निकालनी हो तो रेट लॉ इज मोर यूजफुल और मोर इंफॉर्मेटिव. तो ये भी हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. थर्ड में हमें दिया है कि रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन. तो जो हमें लॉ ऑफ मास एक्शन है यहाँ पे कांस्टेंट दिया है सी टू द पावर सी और डी टू द पावर टी, यानी कि जो जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सी टू द पावर सी और डी टू द पावर डी जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा के ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी के. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है तो वो जो रेट है वो इसके बराबर होगी. तो और रेट लॉ जो हमारा आया था वो आया था रेट इज इक्वल्स टू, सपोज ये आता है ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई. तो एक्स मैंने बोला कि इट मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू ए के बराबर भी हो सकता है. सपोज हमने एक मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्टेंट का लिया है और पूरा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट, तो ए इक्वल हो भी सकता है ए के, और ए के इक्वल नहीं भी हो सकता है एक्स. तो एक्स मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू ए. तो कभी कभी जो रेट लॉ
और लॉ ऑफ मास एक्शन सेम हो भी सकते हैं और कभी सेम नहीं भी हो सकते हैं। तो जो ऑलवेज डिफरेंट वाला जो हमें कंसेप्ट दिया है ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज ये डिफरेंट नहीं होता है, कभी सेम भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। तो है ना, हमारा 1 और 2 करेक्ट है और 3 हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।